स्टार्ट कर रहे हैं आगे का नेक्स्ट लेक्चर। आज तीसरा हम लोग का इस चैप्टर का क्लास है। तो सबसे फर्स्ट में आज हम लोग 3 चीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड सिस्टम जो है वो क्या होता है। उसके बाद दूसरा है एड्स एंड तीसरा कैंसर है। ध्यान देना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम कौन है, तो वो बस एक ही है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब अगर इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। मतलब किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बना रहा और एंटीबॉडी बना के उसको क्या करता है, किल करना होता है। तो इम्यून सिस्टम जो कंसिस्ट करता है वो 3 पार्ट है। एक है तुम्हारा लिम्फॉइड ऑर्गन, उसके बाद होता है टिश्यू सेल, उसके बाद होता है टिश्यू सेल, और एक लास्ट होता है एंटीबॉडी। ये तीनों पार्ट मिलके इम्यून सिस्टम को बनाता है। मेनली हम लोग को लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिम्फॉइड ऑर्गन। एक्चुअली में लिम्फॉइड सिस्टम या लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या, तो ध्यान देना, हम समझा रहे हैं, समझो, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन हम बोले जहां पे एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होता है, और एंटीबॉडी फिर प्रोड्यूस होकर क्या करेगा, जो भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल उसको किल करेगा। तो सबसे पहला बात है लिम्फॉइड ऑर्गन अगर हम बात करें या सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 टाइप का आता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और एक है सेकेंडरी, और एक है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, तो सबसे पहला ये बताओ कि अगर हम एंटीबॉडी का बात करते हैं तो बॉडी में कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो बस एक है, वो है WBC, ठीक है। WBC में भी एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल, या फिर हम लोग हो सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये दोनों सेल जो है मेच्योर हो रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है। अब इसको जो मैचुरेशन देगा, प्रोलिफरेशन देगा, उसी को कंबाइनली हम लोग क्या बोल देंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन लो या फिर लिम्फॉइड सिस्टम लो, सिंपल है। लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आई मीन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में या लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हम लोग ऐसा उसको डिफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जब लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स 2 टाइप का होता है, टी सेल एंड बी सेल। और टी सेल और बी सेल जो होता है उसका काम होता है एंटीबॉडी का बनाना। तो एक चीज तो क्लियर है कि लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में है, मतलब वो ब्लड सेल का कंपोनेंट है। ब्लड सेल मतलब WBC, और WBC में लिम्फॉइड सेल है। अब लिम्फॉइड सेल को ही बनाना है, या कह सकते हैं टी सेल या बी सेल को बनाना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हुआ? सिंपल है कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है लिम्फोसाइट्स को बनाना या एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करना। ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों का काम है। लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप का सेल है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इसके मैचुरेशन में, इसके प्रोलिफरेशन में, इसके डिफरेंशिएशन में ये दोनों ऑर्गन मिलके काम करता है। अब जब यहाँ पे लिख रहे हैं टी और बी, तो ध्यान रखना कि जब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है तो इसमें 2 आता है। एग्जाम्पल थाइमस एंड बोन मैरो। क्या आता है? बोन मैरो। तो यहाँ पे तुमको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट है, ठीक है, थाइमस एंड बोन मैरो, थाइमस एंड बोन मैरो। तो थाइमस का क्या काम है, ठीक है। थाइमस एक तरह का लिम्फाइड, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, या बोल सकते हैं एक तरह का ग्लैंड के भी तरह काम करता है, जिसका काम होता है टी सेल को मैच्योर करना। इसको टी सेल को मैच्योर करना। और वहीं पे दूसरा हम बता रहे हैं बोन मैरो। क्या? बोन मैरो।
ये किसको करता है? बी सेल को मैच्योर करता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है बोन मैरो बी सेल को बनाता है, क्योंकि बोन मैरो ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी सेल्स आर फॉर्म। मतलब बोन मैरो एक ऐसा पार्ट है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी तो एक सिंगल है लेकिन डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप का सेल है, तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स है वो यही बनाता है। मतलब बोन मैरो जितना भी 5 टाइप जो डब्ल्यूबीसी का है सारे सेल को बनाने का काम करता है, तो उसमें लिम्फोसाइट्स भी है। तो वही हम लिखे बोन मैरो जो होता है टी सेल को मैच्योर करता है। यहाँ पे टी सेल बी सेल हम लिख रहे, सॉरी बी सेल लिखे, सॉरी बोन मैरो में हम लिखे बी सेल और थाइमस लिखे टी सेल। तो ध्यान देना कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो हम थाइमस एंड बोन मैरो लिखे हैं, तो पहला जो है यहाँ पे थाइमस, वो क्या करेगा? कौन से लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करेगा? टी सेल को। और बोन मैरो बी सेल को, ये मैच्योर करता है। ठीक है, प्राइमरी जो है वो मैच्योर करेगा, उसके बाद ये दोनों सेल ब्लड के थ्रू माइग्रेट करता है, वाया ब्लड ये माइग्रेट करेगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बताए, ध्यान देना, ये दोनों सेल जो है उसको मैच्योर करने का काम किसका है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दो ही है, एक थाइमस एंड बोन मैरो। तो थाइमस टी सेल को करेगा, बोन मैरो बी सेल को करेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि ये दोनों सेल जब मैच्योर होता है तो वाया ब्लड के मीडियम से, क्योंकि हमारे बॉडी में सर्कुलेट का बस एक ही मीडियम है वो ब्लड के मीडियम से वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास चला जाता है। कहाँ जाता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास। और अगर वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास वो पहुंच गया तो वो वहां पे उस सेल का जो टी सेल बी सेल पहुंचा, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता क्या है? तो यहाँ पे होता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। मतलब इस दोनों पार्ट से दोनों सेल निकल गया और दोनों सेल फिर सेकेंडरी में जाके डिफरेंशिएशन मतलब और नंबर ऑफ सेल्स वगैरह बढ़ाता है, ताकि अगर वहां पे अटैकिंग हो या एंटीबॉडी बनाना पड़े तो वो बनाएगा। मतलब कि ध्यान रखना है, फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैच्योरेशन होता है किसका? टी सेल बी सेल का, हम लोग कॉमनली लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, और जब सेकंड में जाता है तो वही टी सेल बी सेल क्या करता है? प्रोलिफरेशन का मतलब और ज्यादा वो डिवाइड करता है, डिफरेंशिएशन मतलब और ज्यादा वो मैच्योर मतलब बढ़ाता है। ठीक है, लिम्फॉइड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। लेकिन सेकंड प्राइमरी में क्या होता है? तो वहां मैच्योरेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले पूछेगा कि लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन सा आता है? तो थाइमस एंड बोन मैरो। यहाँ पे क्या होता है? तो जो भी लिम्फोसाइट सेल है या टी सेल बी सेल है वो क्या होगा? मैच्योर होगा। कभी कभी ध्यान रखना पूछता है कि थाइमस कौन सा सेल को मैच्योर करेगा? तो टी सेल। और बोन मैरो कौन सा सेल को करेगा? बी सेल। ये मैच्योर हो गया, ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके कहाँ चल जाएगा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में फिर क्या प्रोसेस करेगा? प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये दो मेथड से वो नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनाने का वो काम करता है जब एंटीजन अटैक करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में कौन है। तो ध्यान रखना कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट या फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो ध्यान रखोगे पूरे बॉडी के ट्रैक में, जैसे यूरिनोजेनिटल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, फिर ये तुम्हारा एक्सक्रीटरी ट्रैक, मतलब सब जगह पूरे बॉडी में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ही ज्यादा है। बोला भी जाता है कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करोगे तो 50% सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि बोन मैरो थाइमस में मैच्योर सेल बन गया, लेकिन सेल का काम कहाँ होना है? जाके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। यही है हमारा इम्यून सिस्टम का है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे पूछेगा, ये तो समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल जो है तो देखो क्या क्या है। लिम्फ नोड, क्या है? लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद पियर्स पैचेज जो कि इंटेस्टाइन में रहता है, पियर्स पैचेज। उसके बाद अपेंडिक्स में भी होता है, कहाँ कहाँ? अपेंडिक्स में होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे स्प्लीन में भी होगा। ठीक है, उसके बाद और है एग्जाम्पल टॉन्सिल में भी होगा। और एक होता है माल्ट, इसको बोलते हैं
म्यूकोसल, इसको याद कर लो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड क्या है? टिश्यू है, इसी को बोलते हैं। और यही जो है MALT माल्ट जो होता है ऑलमोस्ट ऑल ट्रैक्ट में, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले 3 ट्रैक है मेनली, बता देते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल, जैसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, वो ये माल्ट जो है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। तो और ये भी है कि माल्ट जो है अप्रोक्स 50%, मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम बताए थे 50%, उसमें भी माल्ट जो है उसका 50% वो ऑक्युपाई करके रखता है। मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है वो है माल्ट। और कहाँ होगा? तो सारे ट्रैक में होगा। तो याद रखना, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, यानी तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल इसीलिए बोले क्योंकि यूरिन वाला भी पार्ट वहां मेंशन हो रहा है और जेनिटल भी हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी और एक्सक्रीटरी पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। और यही जब एंटीजन आएगा तो उस पर क्या करेगा? उस पर अटैक कर जाएगा। ये है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो पहला एक बार फिर से रिवाइज कर लो, इम्यून सिस्टम क्या है? तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक सेकंड, हाँ, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है 3 पार्ट से, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज एंड एंटीबॉडी, टिश्यू सेल एंड एंटीबॉडी, ठीक है। अब लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? एक ऐसा ऑर्गन जो कि एंटीबॉडी बनाने में या लिम्फोसाइट्स को बनाने में काम करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट हम लोगों का 2 टाइप का है, टी सेल एंड बी सेल। अब लिम्फोइड ऑर्गन समझ गए क्या काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है या फिर लिम्फोसाइट सेल को वो बनाता है। अब उसमें भी 2 टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आ जाएगा? थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस एंड बोन मैरो का काम क्या होता है? टी सेल बी सेल को मैच्योर करना, बनाना, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर के बाद वो ब्लड के थ्रू सेकेंडरी में चल जाएगा। मतलब सेकेंडरी हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, वहां पे जाएगा और अगर उस जगह पे एंटीजन कोई आता है तो वो एंटीबॉडी बना के उसको मार देगा। यही है तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन या इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, जिसमें लिम्फोइड ऑर्गन मेनली पढ़ना था, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको कर लो। हेलो, हेलो। यस सर। वो आवाज नहीं जा रहा था लग रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर। अरे पिछली नहीं, बार हुआ था। हाँ ठीक है, वो अनम्यूट हो गया था। हाँ, तो मुकुल सुनिधि समझ में आया ना? बोलो, मुकुल सुनिधि रिप्लाई तो करो, समझ में आया नहीं समझ में आया तब ना। नीचे का पॉइंट अगर नहीं दिख रहा होगा तो म्यूकोसा एसोसिएटेड, ये और एनसीईआरटी में भी होगा तो वहां पे टिक कर सकते हो ये वाला एग्जांपल। सर वही दिक्कत हो रहा है, एक बार म्यूट करने के बाद अनम्यूट ही नहीं होता। उसको 2-3 बार टैप करो तो उस जगह देखो होता है, लगातार 2-3 बार टैप करोगे हो जाएगा।
प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अनम्यूट जहाँ लिखा रहा है ना, वह 2-3 बार लगातार टैप करो, शायद ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो आराम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज 8 से स्टार्ट करेंगे, फिर कैंसर। यस सर, हो गया ना? नीचे वाला दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है ना, तो एनसीईआरटी का बुक्स निकाल को, एमएएलटी का जो वहाँ फुल फॉर्म होगा, थोड़ा सा बैंड हो जा रहा है ये, तो उसमें तुम टिक कर सकते हो। एमएलटी वहाँ अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। एमएलटी को याद करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है लिम्फाइड ऑर्गन, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह जो है ना इसमें, थाइमस, बोन मैरो, टी सेल, बी सेल, लिम्फाइड नोड्स वगैरह, ये सब, क्योंकि जैसे पूछ देगा पेयर्स पैचेज कहाँ प्रेजेंट है, तो वहां पे लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब नॉस्ट्रिल कहाँ होता है, स्प्लीन कहाँ होता है, माल्ट क्या काम करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो हो गया सुनिधि? क्या होता है स्प्लीन? स्प्लीन हमारा जो है ना, वो चेस्ट मतलब छोटा सा यहाँ बोन है स्टर्नम, उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, स्प्लीन। ठीक है, इसको मिटता है। यस सर। अब हम लोग आते हैं एड्स पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ इसका हिस्ट्री वगैरह है, आज जानेंगे इसका, ये काम कैसे करता है। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा वायरल डिजीज है जो बहुत ही ज्यादा डेडली है, अभी तक इसका वैक्सीनेशन वगैरह हुआ भी नहीं है, तो हम लोग बस प्रिकॉशन ले सकते हैं, तभी इस डिजीज से बचा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते, थोड़ा सा इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे फर्स्ट में एड्स, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, एक चीज बताओ हमको, सिंड्रोम क्यों वर्ड लिखा गया? सिंड्रोम क्यों, डिजीज हम क्यों नहीं लिखे? इसका आंसर तुम लोग बताओ। क्योंकि ये चीज सिंड्रोम यहाँ पे क्यों हो रहा है, या किसी भी डिजीज में सिंड्रोम क्यों होता है, या फिर हम लोग डिजीज, कोई पर जैसे बोलता है ना कि एड्स डिजीज है, लेकिन इसका फुल फॉर्म में कहीं डिजीज लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। टेटनस डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, कॉलेरा डिजीज है, वो सब में डिजीज लिखते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सिंड्रोम वर्ड क्यों लिखा जाता है? बताओ, ये भी डिजीज ही है, बीमारी ही है, लेकिन सिंड्रोम वर्ड क्यों है, मेरा ये पूछने का मतलब है। अगर सर सिम्टम्स के वजह से। सिम्टम्स क्यों? और दूसरे डिजीज में सिम्टम्स नहीं आता है? दूसरे भी डिजीज में तो सिम्टम्स आएगा, जैसे मान लिया जाए किसी पर्सन में टीबी है, तो सूखा खांसी आता है, मतलब ठंडा वगैरह लगता है, इसमें भी तो वही है, फीवर है, हेडेक हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, बहुत कुछ है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट सिंड्रोम क्यों? सिम्टम्स से ही रिलेटेड है, हम लोग सही जा रहे हो, जो भी आंसर सुनिधि की हो ठीक है, बट एग्जैक्टली बताओ क्यों सिंड्रोम में लिख रहे हैं, सबसे पहले यही सवाल है। क्योंकि जब तक सिंड्रोम और डिजीज में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तब तक नहीं तुमको पता चलेगा।
तो इसमें जो वायरस होता है वो डीएनए को ही चेंज करने लगता इस डिजीज में ऐसा होता है, मैकेनिज्म है, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं इसके फुल फॉर्म में सिंड्रोम वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है। तुम किसी और में भी अगर जाओगे, जैसे हेपेटाइटिस बी है, टेटनस बी है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी वायरल वगैरह, पोलियो वगैरह वायरस है, ठीक है, तो वो अपना फंक्शन अलग करता है, ये अपना, ये तो मैकेनिज्म बता रहा है कि ये वायरस अटैक करेगा और न्यूक्लियस के अंदर जीन में जाके वो जीन को चेंज करके और उसको इन्फेक्ट करेगा, वो ठीक है, वो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या बोल सकते हैं इसका एक तरह का कैसे होता है मैकेनिज्म, वो हम बता रहे हो, वो भी सही है। लेकिन सिंड्रोम वर्ड का एग्जैक्टली जो है वो सिम्टम से रिलेटेड कुछ वर्ड से आंसर है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताते हैं। आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो बताते। देखो, किसी भी डिजीज में अगर सिंड्रोम वर्ड है तो ध्यान रखना उसमें ग्रुप ऑफ डिजीज आ जाता है। कोई एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ डिजीज, एक से ज्यादा अगर डिजीज कोई एक पर्टिकुलर डिजीज में दिखने लगेगा, वही सिंड्रोम कहलाएगा। जैसे जेनेटिकली जितना भी है मैक्सिमम, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीफ्रेंड सिंड्रोम, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंड्रोम है ना, तो ग्रुप ऑफ डिजीज का सिम्टम्स उसमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। और डिजीज में क्या है कि चलो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, उसके अगेंस्ट अगर हम दवाई खाएंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ सिंड्रोम है, अगर सिंड्रोम को तुम डिफाइन करोगे, सिंड्रोम अगर किसी में हुआ है तो उसमें हो सकता है एक से ज्यादा डिजीज अटैक कर ले, डायरिया हो जाए, जॉन्डिस भी हो जाए, टीबी भी हो जाए, ठीक है, मतलब 2-3 डिजीज अगर एक साथ कोई एक पर्टिकुलर डिजीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी को सिंड्रोम बोलते हैं। और नॉर्मली डिजीज जो सिंगल डिजीज जो बोलते हैं कि नहीं, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। जैसे टाइफाइड है तो क्या मलेरिया हो सकता है? नहीं। लेकिन इस केस में 2-3 ऐसा चीज तुमको दिखेगा, जो दिखेगा वो डिजीज है, बट वो डिजीज एक साथ 2-3 इस पे अटैक कर जाएगा, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, अलग अलग डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, तो वो सिंड्रोम कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम, और डिजीज सिंगल डिजीज को बोला जाता है, ठीक है। तो ये है, तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसा है। और इसको जो कॉज करने वाला है, तो कॉजेटिव एजेंट कौन है या फिर पैथोजन कौन है, हम डायरेक्टली पैथोजन लिखते हैं। तो इसका पैथोजन का नाम क्या है? रेट्रोवायरस, HIV, या फिर इसी में क्या आता है? रेट्रोवायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। HIV एक ग्रुप है, जैसे हम यहाँ HIV लिखे हैं, बट अगर पैथोजन बोल रहा है तो रेट्रोवायरस इसका पैथोजन है, मतलब कुछ रेट्रोवायरस के कारण ये डिजीज होता है। और HIV ग्रुप है, ठीक है। MIV भी होता है, पता है? MIV मतलब मंकी इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सॉरी वायरस। HIV एक ग्रुप है, उसमें पर्टिकुलरली कौन सा वायरस है? तो रेट्रोवायरस। HIV हम लोग इसको लिखते हैं हर जगह, HIV का है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हम यही लिखते हैं। उसमें से कौन है? तो रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। और इस वायरस का काम है बॉडी में हेल्पर टी सेल को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय। क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसका कुछ कहानी भी है, समझते हैं इसका डिस्कवरी, ठीक है। तो डिस्कवरी के केस में ध्यान रखना, ये सबसे पहली बार फर्स्ट बार देखा गया था 1981 में यूएसए में, ठीक है। वहां पे क्या था, तो किसमें मिला था? तो एक टेक्निकल टर्म है MSM, पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। MSM समझते हो? MSM का मतलब समझते हो? बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? देखो MSM का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, एक टर्म है होमोसेक्सुअल, समझ रहे हो, ठीक है, सेम टाइप में, मेल में फिर। लेकिन MSM मतलब है यहाँ पे men having sex men, मतलब फर्स्ट टाइम ये
गे में दिखा था, होमोसेक्सुअल गे में दिखा था, मतलब मैन टू मैन, वुमेन वुमेन टू नहीं, वुमेन वुमेन भी होता है बट मैन टू मैन के साथ में था। तो हर जगह तुमको होमोसेक्सुअल दिखेगा, होमोसेक्सुअल दिखता है। कब हुआ था? तो हम लोग 1981 में फर्स्ट टाइम कब देखा गया था? 1981 में। कहाँ? यूएसए में। किसके बॉडी के अंदर? तो होमोसेक्सुअल वहां बहुत जगह वर्ड है, बट एम याद रखना, मैन हैविंग सेक्स मैन, ठीक है। बट इसका पुष्टि बोला जाता है, इसका मतलब कंफर्मेशन कब किया? तो 2 साल के बाद किया गया, 1983 में किया गया, ठीक है। अब देखो ये यूएसए से फैलते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूएसए में दिखा गया, और ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरस है ये, अच्छा एक और दिमाग में सवाल आता है कि ये वायरस आता कहाँ से, आया कैसे? तो बोला गया है ये इस टाइप का जो वायरस है फर्स्ट टाइम मंकी में दिखा था। कब? 1960 में। मंकी में सेम टाइप का वायरस था जिसको हम लोग वहां पे MIV बोल दिए थे, और वही जो है ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ 1960। अब यह है कि 1960 में ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर हुआ? तो सिंपल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकता है। ये ऐसा बोला गया कि 1960 में मंकी में देखा, मंकी होस्ट में था, वो ह्यूमन में पास कर गया, ऐसा बोला गया। इसका कोई फुल प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 1981 में यूएसए में दिखा, वो धीरे धीरे वो स्प्रेडिंग करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डेडली था, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो बहुत सारा WHO या बहुत सारा संस्थान इसके बारे में पता करना स्टार्ट किया, तो इसके बारे में बहुत कुछ पता चला। सबसे पहले कि ये फैलता कैसे है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका अलग अलग है, बट एक सिंपल सा चीज समझ लेना कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ फ्लूइड ट्रांसमिशन। फ्लूइड के ट्रांसमिशन के कारण ऐसा होगा। अब फ्लूइड में चाहे जो भी हो फ्लूइड, हम लोग 2 ही चीज लेते हैं, एक या तो ब्लड और या तो गैमेट, या तो बोलते हैं स्पर्म या ओवा। गैमेट के फ्यूजन से वो चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो इसका मेन है वो फ्लूइड ट्रांसमिशन, चाहे वो ब्लड हो चाहे हम उसको गैमेट ले सकते हैं, क्योंकि स्पर्म या ओवा किसी में हो सकता है, ठीक है। ये चीजें है। तो सबसे फर्स्ट में जो इसका हिस्ट्री है कि 1981 में यूएसए में दिखा। कहाँ दिखा? तो होमोसेक्सुअल में दिखा, और ये बोला भी गया कि 1916 में ये मंकी से पास हुआ है, ये किसमें? ह्यूमन में। ये मे किया हुआ, आई मीन मे भी लिखा हुआ है, तो ऐसा हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि मंकी में भी जो था वो भी जस्ट लाइक HIV के तरह ही था, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो ठीक है, फॉरेन में फैला, इंडिया में कब दिखने को मिला? तो ध्यान रखना, इंडिया का जो ईयर है वो 1986 है। हाँ 1986 है इंडिया में। इन इंडिया 1986 में HIV कंफर्म हुआ। HIV कंफर्म्ड इन prostitute इन चेन्नई। तो चेन्नई में एक रेड लाइट एरिया जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट में, वो कंफर्म हुआ कब? 1986 में कंफर्म हुआ, और फिर वो वहीं से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया, ठीक है। ये है इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत। अब देखो, जब HIV डिजीज, आई मीन एड्स डिजीज होना स्टार्ट हुआ, तो एड्स में क्या होता है कि सबसे पहला काम, जो मेन काम है, जो HIV वायरस है या रेट्रोवायरस है, उसका मेन काम होता है बॉडी में एक हेल्पर टी सेल होता है। कौन सा? हेल्पर टी सेल, जो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। वो उसी को डैमेज कर रहा है। किसको कर रहा है? उसी को डैमेज कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जो डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो एक छोटा सा चीज बताते हैं कि जब वायरस किसी पर्सन में, एनिमल सेल में इंटर करता है, तो वो सेल के डायरेक्टली न्यूक्लियर मटेरियल या जीनोम पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? वो इन्फेक्टेड HIV में, और उसका काम होता है हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर जो वो कन्वर्ट करता है किसके कारण? तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना कि HIV जो होता है उसका सबसे पहले जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को समझना होगा कि HIV वायरस में कौन सा है। तो ध्यान रखना,
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसके साथ एक एंजाइम कनेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हम फिगर भी बना देंगे। बट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल नहीं होता है, दो स्ट्रैंडेड होता है। एक ये हो गया एसएस आरएनए और एक दो मतलब स्ट्रैंड होता है। तो दो स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो हम बनाए हैं नीचे में, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम के साथ ये अटैच होता है, क्योंकि जैसे ही ये होस्ट सेल में गया, सेल के अंदर में गया, तो ये इस एंजाइम की वजह से उसका जो जीनोम है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको क्या करता है? चेंज कर देता है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझें, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है। ये इंटरनल जो मेन स्ट्रक्चर था, ऐसे पूछा गया एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या, तो ध्यान रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन अगर पूछा एचआईवी में कितना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, 2 स्ट्रैंड, मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है एसोसिएटेड विथ कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो चलो पहले हम इसको फिगर ही बना लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिगर में थोड़ा जगह चाहिए, इसको नोट कर लो। देखो इसका बहुत सारा नाम भी था, तो एचआईवी का जो नेमिंग किया गया है वो कौन किया है? इंटरनेशनल, भूल गए, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरल नॉम, ये एक सेकेंड, वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ICVN। हम लोग पढ़े ना, ICAN, ICPN, ICBN, मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, प्लांट नॉमेनक्लेचर, एनिमल नॉमेन, 5 टाइप का है। पूरे स्पीशीज को जो नेमिंग करता है वो 5 टाइप का है। तो इसमें से ये वायरल इसको दिया था HIV नेम्ड। ठीक है, इसको लिख देते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ये चीज है, ठीक है, तो इसको नोट करो ताकि इसका स्ट्रक्चर फिर बताइए। हो गया चलो इसका थोड़ा फिगर थोड़ा बनाना होगा, ठीक है। इससे ठीक है।
एनसीईआरटी सामने रखे हो ना, तो थोड़ा छोटा सा ही फिगर बनाते हैं क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा। ये है तुम्हारा, ठीक है। इसका लेबल्स देखो, देखो एनसीईआरटी के फिगर में ही तुम लोग पेंसिल से इस डायग्राम को बना लो, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाने में तुमको टाइम लगेगा। तो सबसे फर्स्ट में ये जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो हम बनाए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। एक को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो गोल वाला सर्कल बना है ये एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो लेयर सर्कल में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट। मतलब कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल या जीनोम है वो एक डबल लेयर प्रोटीन कोट से क्या होता है, कवर अप होता है। उसके बाद लेयर की बात करते हैं, तो लेयर जो है, जो सेल मेम्ब्रेन में, अगर देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है, इधर से इस तरह का लिपिड बाय लेयर में इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसका भी लिपिड बाय लेयर ही होता है, जिसको हम लोग लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं। सपोज दैट मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, अंदर में, जैसे सपोज दैट मान लो ये एक हम लिपिड डाल दिए, और ऊपर का भी लेयर लिपिड मतलब कंटेन करता है, नीचे का भी लिपिड, इसलिए लिपिड बाय लेयर हम लोग इसको बोलते हैं। और यही जो अरेंजमेंट है पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और एक ये जो स्पाइक है, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक करता है, क्योंकि ये जो है रिसीव किसी भी सेल में जाएगा, तो ये पहला, यही जो होता है वो उसको रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो यही है इसका स्ट्रक्चर। जब बॉडी में ये इंट्रोड्यूस कर जाएगा, तो ये जो जीनोम है, इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो होस्ट सेल को जिसमें जाएगा, उसके न्यूक्लियर मटेरियल को वो कन्वर्ट कर देता है इसी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। मतलब एचआईवी वायरस, उसको एक तरह का एचआईवी सेल, उसको वायरस इन्फेक्टेड सेल बना दिया। मतलब वहां पे भी आ गया क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब वहां पे वो हो गया, वो इन्फेक्ट हुआ, उस तरह से पूरे सेल को धीरे धीरे क्या करता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एचआईवी इन्फेक्टेड सेल में। और वो इन्फेक्टेड सेल जो सेल है, उसका काम होता है, इसका काम होता है क्या, बॉडी में जो भी हेल्पर टी सेल है, कि हेल्पर टी सेल इज अ टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट टी सेल, जिसका काम होता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करना, वो उसी पार्ट को, उसी सेल को
टी हेल्पर सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण जैसे ही एक डिजीज आया, हमारा जो रिस्पॉन्स कर रहा बॉडी या कोई पर्सन में अगर अटैक हो गया ये वाला पार्ट, और अगर कोई डिजीज गया उसमें, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा। इसलिए एक डिजीज गया ठीक नहीं हुआ, दूसरा डिजीज गया ठीक नहीं हुआ, तीसरा डिजीज गया ठीक नहीं हुआ, मतलब पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया, तो कोई भी डिजीज जाएगा वो ठीक ही नहीं होगा। और इसी के कारण वो क्या होता है, आदमी सीवियर केस में, आई मीन वो इसमें तो मरता ही है, मर जाता है। ठीक है, अब देखो जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देखते हैं तो 10 से 12 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या मतलब, ये तब तक मतलब ग्रोथ जो है, इसका जो सिम्टम्स, इसका जो दिखता है ना कि हाँ सिम्टम्स दिख रहा है, लक्षण दिखना स्टार्ट हो गया, उसको आने में कम से 10 से 12 साल लग जाता है। अगर इसको इनिशियली नहीं पकड़ा जाएगा तो जब बाद में 10-12 साल बाद जो इसका सिम्टम्स दिखेगा उसमें से दिक्कत होता है। अगर इनिशियल है तो उसको थोड़ा देर तक रोक के रखा जा सकता है, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन वगैरह है नहीं। बट इसका ट्रीटमेंट बस एक ही चीज है, ART, जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। उसमें कुछ टैबलेट्स होता है जिसके खाने से ये वायरस जो होता है ये अपना मैकेनिज्म नहीं कर पाता। इसको मारना तो बहुत, वायरस को मारना ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें ऐसा जेनेटिक मटेरियल ही है कि वो तुरंत रेप्लिकेट कर जाता है, तो मारना बहुत मुश्किल है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक खाया मर गया, लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वायरल जो भी डिजीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसको रोक सकते हैं, और रोकेंगे तो ऑलरेडी रुकने के बाद एक टाइम पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन एड्स में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये जब तक सिम्टम्स दिखाता है तब तक ये पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम के हेल्पेटिस को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका रहता है, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। वो हम लोग थेरेपी देके उसको बचा सकते हैं, कुछ दिन तक और जिंदा रख सकते हैं, लेकिन मरेगा वो कंफर्म है। ये चीज है एड्स में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, ठीक है, एक सेकंड, तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसको लेबल्ड कर लो बस। एनसीईआरटी में होगा फिगर, इसको लेबल्ड कर लो। ठीक है, हम फिर से अच्छे से लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो तुमको। लिपिड मेम्ब्रेन, ये है प्रोटीन कोट। ये वाला जो एंजाइम है इसको रिवर्स ट्रांस कीजिए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये लिपिड बाय लेयर, और ये ग्लाइको ये जो निकला हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है। और हाँ, जो फिगर में नहीं है वहां पे, वहां पे पेंसिल से इसको नोट करके वो लेबल कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे कि ये काम कैसे, एक्शन तो समझ में आ ही गया, तो एक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम फिगर से, तुमको एनसीईआरटी फिगर से समझाएंगे। ठीक है, हम यहाँ नोट नहीं कर रहे, मतलब फिगर नहीं बना रहे। इसको पहले लेबल करो, बुक में ही लेबल करो। हो गया सर। हो गया, लेबल कर लिया, सुनिधि हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अब इसका मैकेनिज्म समझ गए। मैकेनिज्म में कोई दिक्कत? देखो मैकेनिज्म एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। मैकेनिज्म हम क्या बताएं कि जैसे ही HIV इंटर करेगा तो हम लोग के बॉडी में मैक्रोफेजेस सेल, एक नया वर्ड है मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस का मतलब तो जो इनगल्फ करता है, जो मास्टर सेल होता है हमारे बॉडी में, टिश्यूज वगैरह में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले मैक्रोफेजेस सेल में चला जाता है, उसको इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, बॉडी में जाके मैक्रोफेज के सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब वो इन्फेक्टेड सेल, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसमें हो चुका है, वो HIV के तरह काम कर रहा है, वो सेल क्या करेगा, किसी दूसरे सेल में जाके इंटर कर गया। क्या कर गया? इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद वहां का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक, जो फिर DNA RNA, जो उसको वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज केस, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड तो है यहाँ पे, जो मास्टर सेल है उसमें वो भी होगा।
अब मास्ट सेल में, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं फिर हम बताते हैं, फिर कंफ्यूज कर जाएगा। देखो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं ये HIV है, ये वायरस है, ये कहाँ चल जाएगा, बॉडी के अंदर में करेगा तो माइक्रोफेजेस जो है, फेजेस सेल है जो कि इनगल्फिंग करता है किसी फॉरेन इसको, तो माइक्रोफेजेस में जाके इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब ये सेल एक नॉर्मल एनिमल सेल में इंटर कर जाएगा, नॉर्मल एनिमल सेल में इंटर कर गया। इंटर करने के बाद क्या करेगा कि इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर में इस एंजाइम की वजह से वो उसको भी इन्फेक्ट करेगा और फिर वो धीरे धीरे पूरे सेल को, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ, इन्फेक्टेड सेल जैसे ही नंबर अपना बढ़ाया, वो डायरेक्टली किसको किल करेगा, टी हेल्पर सेल को किल करेगा। और सबसे पहला सिम्टम डायरिया हो जाएगा, फीवर, डायरिया एंड लो काउंटिंग ऑफ WBC, क्योंकि WBC का ही पार्ट है ल्यूम्फोसाइट्स, और ल्यूम्फोसाइट्स जो है वो अगर मरना स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं WBC का जो 5 सेल है उसमें कोई ना कोई सेल, आई मीन ल्यूम्फोसाइट्स में तो काउंटिंग में नीचे आ जाएगा, आई मीन WBC काउंटिंग कहीं ना कहीं घटेगा। तो ये एक रीजन है कि डायरिया, फीवर, अपना वेट लॉस, इस तरह से मैकेनिज्म होगा। साथ साथ में जो बोले मेन जो रीजन है वो WBC क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से मतलब एक तरह का अनुमान लगने लगता है कि हो सकता है इसमें HIV पॉजिटिव हो, तो उसके लिए फिर अलग चीज है, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। चलो हम लोग फिगर पे आते हैं, तुम लोग NCERT बुक निकालो सबको, मतलब दोनों निकालो, NCERT बुक निकालो, ठीक है। सबसे पहला देखो, ठीक है, सबसे पहला रेट्रोवायरस लिखा हुआ है, तुम लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है। रेट्रोवायरस लिखा हुआ है, Yes, sir. हाँ, तो उसमें लिखा है वायरल RNA कोर, मतलब वो वायरस है जिसमें RNA का कोर मतलब RNA प्रेजेंट है, ठीक है। वायरस जैसे ही बॉडी में अंदर जाएगा, लिखो, देखो पहला ही पॉइंट लिखा है वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, जो कि मैक्रोफेजेस सेल को बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मैक्रोफेजेस सेल। वो माइक्रोफेजेस सेल जब इन्फेक्ट हो जाता है तब लिखा हुआ है वहां, देखो सेल के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ, दिख रहा है, Yes, sir. दिख हाँ। जैसे एनिमल सेल में गया उसमें देखो जस्ट नीचे लिखा है वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, वो सेल के अंदर चला गया। अब वायरल DNA प्रोड्यूस्ड, क्योंकि RNA से DNA, क्योंकि RNA किसका पार्ट था, वायरस का, HIV का। DNA किसका पार्ट है, ह्यूमन सेल का, सेल में DNA है, RNA है, DNA है। तो वो RNA जो होता है वो DNA को इन्फेक्ट किया, किस एंजाइम के हेल्प से, किस एंजाइम के हेल्प से, तो वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट है किसमें, HIV वायरस में। वो उसको इन्फेक्ट किया। अब फिर वो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन, सॉरी इन्फेक्टेड सेल, वो डायरेक्टली वायरल DNA जो होता है वो होस्ट जीनोम, मतलब वहां का जो न्यूक्लियस है, वो जो जीनोम, हम लोग जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस जीनोम समझेंगे, उसको वो इन्फेक्ट कर दिया। अब जैसे वो इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद वो पूरा सेल ही HIV की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस वहां पे इन्फेक्ट हो गया। अब वो धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाएगा और वो फिर दूसरे सेल में जाएगा, इस तरह से इन्फेक्ट करेगा और बाहर जाके हेल्पर T सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। और जब ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका कुछ कुछ सिम्टम्स है। सबसे पहले सिम्टम्स क्या होगा, एक माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है जो कि उससे पहले वो होगा, मतलब डिजीज वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिजीज, जैसे डिजीज है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वेट लॉस है, WBC का डिक्रीजमेंट हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म। अब हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे, लिखना पड़ेगा, बोलो ट्रांसमिशन की, ऐसे बताए समझ में आ जाओगे कि लिख दे, बोलो ट्रांसमिशन में लिख दें, तो बताने पे भी समझ में आ जाएगा।
ठीक है, देखो ये एकदम इजी है, मतलब हम लोग सब जान ही रहे हैं, क्योंकि एड्स हम लोग मतलब 8 9 10 से ही पढ़ रहे हैं, 9 से ही पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले ट्रांसमिशन, तो हम तुमको बताए थे कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, कैसे ट्रांसमिट करेगा, तो ध्यान रखना है फ्लूइड का ट्रांसमिशन से। अब चाहे वो ब्लड हो चाहे वो गैमेट हो, तो ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, कुछ कुछ मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला जो प्रोसेस हो सकता है वो है इंफेक्टेड निडल। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कोई एक पर्सन का में कोई एक पर्सन को इंजेक्शन हम दिए और वही इंजेक्शन निडल यूज कर लिए दूसरे पर्सन को दे दिए। सपोज दैट ए जो पर्सन ए है, अगर उस पर्सन में अगर इन्फेक्टेड है, आई मीन वो HIV इन्फेक्टेड है, तो वो उस निडल को जो यूज करके दूसरे में दिए वो उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। पहला ये है। दूसरा इन्फेक्शन फैलता है ड्रग्स के ट्रांसफ्यूजन से। अब ये ड्रग्स कैसे आया, तो आज के डेट में बहुत सारा ऐसा ड्रग है जो इंटरवेनियसली इंटर किया जाता है बॉडी में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेता है, बहुत कोई लेता है, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेना मतलब इंजेक्शन में लिक्विड के फॉर्म में उसको ले लिया एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन ड्रग्स लिया निडल से, उसी इंजेक्शन से, और उसी इंजेक्शन से दूसरा को ले लिया। ऐसे भी ड्रग्स वगैरह क्या है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल सिगरेट पीता है, दो फ्रेंड है दोनों पीता है, अब एक पिया उसी का जो है वो दूसरा भी यूज कर लिया, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए इंटरवेनसली ड्रग्स में भी ये चीज संभव है। अगर मान लिया पर्सन ए इज इन्फेक्टेड इन फॉर HIV, मतलब HIV से इन्फेक्टेड है टू HIV, तो अगर वो ड्रग्स ले रहा है इंटरवेंशनली और उसी निडल को यूज कर लिया कोई पर्सन बी, वो ट्रांसफर हो जाएगा। दो है। तीसरा ट्रांसफर होता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। सपोज दैट मान लिया जाए कोई ब्लड डोनर है और कोई ब्लड रेसिपिएंट है, ब्लड डोनेट कर दिया और उस ब्लड में HIV वायरस है, जब जैसे ही किसी और को चढ़ाएंगे वो उसमें चला गया और वो इन्फेक्टेड हो गया। ये 3 प्रोसेस है। चौथा और मेन जो है वो है, मेन तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो एक सबसे ज्यादा मतलब उसके कारण होता है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई पर्सन मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स आई मीन सेक्स होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटिमेट होता है, उसमें चांसेस बढ़ जाता है। देखो सबसे पहला हम क्या बताएं, प्रोस्टिट्यूट में मिला कब, चेन्नई में, इंडिया में, ये देखे यूनाइटेड से। उससे कितना कोई पर्सन इंटरकोर्स सेक्सुअली अटैच हुआ होगा, वो सारे में चला गया। तो मल्टीपल पार्टनर से इन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी एक मतलब बोल सकते हैं कि हाई रिस्क पे चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा ये जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं जाएगा, लेकिन मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा, मान लिया जाए मदर के केस में है और बेबी में भी वो चला जाएगा कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब वो डेवलपमेंट रहता है, लेकिन जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं होता। ये चीजें जो कॉमन है। उसके अलावा जैसे इन्फेक्टेड निडल जो हम बताए पहले, इन्फेक्टेड रेजर, जैसे मान लो किसी पर्सन के बॉडी में है, उसका रेजर अगर कोई हेल्दी पर्सन कर लिया जाए तो उसमें दिक्कत हो, मतलब उसमें हो सकता है। तो हमेशा ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। सैलून वगैरह में भी अगर हम जाते हैं तो स्पेशली बॉयज, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, जो वो लोग मतलब ब्लेड यूज करता है वो हर एक बार चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लेड ही एक तरह का होता है, रेजर भी है। तो ये सब चीज को थोड़ा सैनिटाइजर बोलो, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको कि बॉइल्ड वाटर में उसको डाल देंगे। देखो पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे इंजेक्शन जो है वो प्लास्टिक वाला नहीं आता था। अब ना HIV को देखते हुए डिस्पोजेबल हुआ, 5 टका में खरीदा, वो यूज किया, फेंक दिया। लेकिन पहले आता था शीशा का, ठीक है, जो शीशा का होता था उसको क्या करते थे डॉक्टर कि सबको देने के पहले उसको पहले बॉयल करते थे, मतलब गर्म पानी में उसको डाल दिए, ठीक है, वो गर्म हो गया, अब बस उसको निकाल के फिर साफ करके दिया जाता था, तो वो भी सेफ था। तो जब से ये हुआ तो क्यों ना डिस्पोजेबल वेन जो बोलते हैं यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो यूज करता है। आज के डेट में वैक्सीनेशन वगैरह में क्या था, बहुत जगह क्या होता है, किसी कंपाउंडर वगैरह को उतना नहीं है नॉलेज, तो क्या करता है वो एक इंजेक्शन से एक बच्चे को वैक्सीन दिया और उस इंजेक्शन से किसी और को दे दिया, ये सब भी है।
तो मेन देखो, मेन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तीसरा होता है ड्रग्स, और चौथा जो है वो है क्या, वो है प्लेसेंटा, मदर टू प्लेसेंटा। चार मेन यही है, सब में देखो कहीं ना कहीं फ्लूइड है, कहीं ब्लड है, कहीं गैमेट। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन है। अब इसका ट्रीटमेंट वगैरह सिंपल है, हम पहले बता चुके हैं कि यही एक ऐसा डिजीज है, मतलब बहुत सारे डिजीज है, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इसका भी कोई कुछ ट्रीटमेंट है नहीं भाई। ठीक है, हम लोग सिंपल प्रिकॉशन लेके बच रहे हैं, और बचना भी चाहिए। ऐसे भी बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंट हो लो, बच जाओ, तो क्योर से ज्यादा अच्छा वही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए हम लोग को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, कोई वैक्सीनेशन नहीं, तो इसको प्रिवेंट करें कैसे, तो अवॉइड मल्टीपल पार्टनर सेक्स। ठीक है, उसके बाद अवॉइड इन्फेक्टेड ब्लड डोनर, मतलब अगर मान ले कोई ब्लड दिया है और अगर उससे किसी बॉडी में चढ़ाना है, तो सबसे पहले ब्लड का चेकअप होना चाहिए कि चेकअप मतलब HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, ये सब चीज है। ठीक है, अवॉइड बाई रेजर्स वगैरह, जितना भी ट्रांसमिशन का वो मोड है उसको हम ध्यान, रेजर वगैरह यूज हो रहा है तो सैनिटाइजर यूज किया कि नहीं किया, ब्लेड चेंज किया कि नहीं किया, इस तरह से, क्योंकि छोटा छोटा चीज ही ना दिक्कत है। अब एक सवाल आता है कि आखिर रेजर से होगा कैसे। सपोज इट मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उससे रेजर यूज किया, उसका गाल वगैरह आई मीन रेजर से आई मीन सेविंग वगैरह किया तो कट गया तो ब्लड आ गया, उस ब्लड में क्या है, HIV है। अब तो सपोज इट मान लो उसी से किसी और पर्सन में और पर्सन को रेजर आई मीन सेविंग वगैरह किया और उसका भी कहीं कट है, और कट नॉर्मल कट ही जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अगर फोड़ा वगैरह भी होता है चिक्स वगैरह में तो कट जाता है, तो वो जब होता है तो उस केस में क्या होता है कि दोनों का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया इस तरह से। तो मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन मोड है वो 4 याद रखना, इन्फेक्टेड निडिल, चाहे वो अब इंजेक्शन ले रहा हो या फिर ड्रग्स ले रहा हो, इन्फेक्टेड ब्लड, मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा, ये चीज ध्यान रखना। ये ट्रांसमिशन मोड है, इसके अलावा बहुत कुछ है तो है। अब देखो जैसे हम बताए प्रिवेंशन, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ से 10 साल के बीच तक का इंक्यूबेशन पीरियड इसमें लिखा गया, 10 से 12 साल तक भी जा सकता है। प्रिवेंशन इसका कुछ है, सॉरी इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, तो प्रिवेंशन करेंगे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसका ट्रीटमेंट सिंपल है। ट्रीटमेंट के केस में हमको क्या क्या देखना, हम पहले बताते कि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अगर मान लो किसी को हो जाता है इन केस, तो ART देते हैं, ART एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें कुछ दवाई होता है जो कि टाइम तो देते रहेंगे, तो उसका जो मैकेनिज्म है वो सप्रेस कर जाएगा, वो घट जाएगा, कम जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। अब जैसे कोई पर्सन ART देके कोई पर्सन 10 साल जीने वाला था, उसको 15 साल हम जिला सकते हैं, 20 साल जिला सकते हैं। अब देखो बहुत सारा एड्स के केस में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, गवर्नमेंट है जो काम कर रही है। एक है NACO जो कि स्पेशली एड्स के लिए ही होता है। ठीक है, इसमें है, इसमें वो सब चीज बताता है, प्रिवेंशन कर रहा है, ट्रीटमेंट के लिए ढूंढ रहा है, या फिर उसके लिए दवाई वगैरह जो है वो बना रहा है, एजुकेशन, क्योंकि एड्स के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिसिंग मोड है, देखो अगर देखा जाए तो ब्लड से 100% हो जाएगा, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स से ज्यादा केस आता है सामने। उसका बहुत सारा रीजन है, क्योंकि सेक्स बिहेव एक नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, किसी भी पर्सन का, चाहे वो कोई भी एनिमल का ले लो, सेक्स बिहेव इज अ नॉर्मल, ये होना चाहिए, ये होता है, ये नॉर्मल। ठीक है, इससे बहुत फायदा है अगर सही से हो तो। लेकिन अगर मान लिया जाए, क्योंकि ये एक बिहेव है, इमोशनली बिहेव या फिर जो बोल सकते हो, अगर ऐसा कहीं होता है तो कोई भी है पर्सन अगर मल्टीपली, अगर किसी कोई वुमेन है या फिर मेन है, जो भी है, अगर मल्टीपली किसी से अटैच है तो उससे खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो HIV को रोकने के लिए बस वही है, अवॉइड वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स की बात करें तो उसके लिए प्रिवेंशन बस एक ही चीज है, वो कॉन्डोम जो सबसे ज्यादा सेफ एक तरह का ये है, क्योंकि वो डिजीज से भी बचाता है, क्योंकि HIV जो सेक्सुअल एड्स जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स से बचाता है, और साथ साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का भी वो काम करता है। इसीलिए कॉन्डोम बेस्ट चीज है, उसका साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं है। बस एक थोड़ा प्रिकॉशन है कि अगर मतलब जो कॉन्डम तो रबर का होता है, लेटेक्स रबर का होता है, अगर वो ब्रेक कर फट जाता है तो दिक्कत है, नहीं तो फिर वो पूरा पूरी सेफ है।
तो जो भी है इसको अगर कोई यूज करता है तो ब्रांडेड या कुछ वैसा, जो ये चीज ध्यान रखना के देखना हो। बाकी बात ये बहुत सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये चीजें ठीक है। अब ये सब चीज तो पढ़ लिए, ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंशन है, कैसे करना था नहीं करना था हम लोग कर लिए, ठीक है। लेकिन अब इसका टेस्टिंग, डिजीज है तो टेस्ट तो करना पड़ेगा, इसका सिम्टम्स हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि WBC अगर घट रहा है तो सिर्फ एड्स है, कैंसर होने का भी डर होता है, बहुत तरह का है। डायरिया है तो नॉर्मल आदमी डायरिया समझ के कर लेगा, फीवर हेडेक नॉर्मल आते रहता है, मौसम चेंज हुआ तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है अपना वेट लॉस करता है और वो सिकुड़ जाता है कैप से। तो अगर डॉक्टर को शक होता है कि हाँ नहीं इसका चेकअप कराना चाहिए, तो यहाँ पे के लिए मतलब इस HIV एड्स के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिजा टेस्ट, एलाइजा ELISA। तो इसका भी फुल फॉर्म याद कर लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा टेस्ट, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे ये टेस्ट काम करता है और हमेशा पूछता है कि एड्स में किस बेसिस पे डायग्नोस्टिक होता है। और अब तक में एलाइजा वगैरह नहीं दिया, एलाइजा एक तरह का मेथड है, जैसे विडाल टेस्ट है उसी तरह एलाइजा टेस्ट है। एलाइजा टेस्ट से पता चलता है किस मेथड पे, किस बेसिस पे एलाइजा टेस्ट होता है। तो ध्यान रखना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तुम एड्स का पूरा पढ़ना, एकदम लास्ट में तुमको पैराग्राफ में मिलेगा, एलाइजा एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन से ये डायग्नोस्टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये है कुछ कुछ बात। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो एनसीईआरटी बुक्स में जो फिगर है उसको अच्छे से करना है, फिगर और जो जेनेटिक मटेरियल वो बता ही दिए, ठीक है। ये एड्स का पूरा पूरी कंप्लीट है, ठीक है। और एड्स एंड HIV के केस में सबसे ज्यादा जो है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई इसको गलत वे में ले लेता है, ठीक है, और बहुत कोई, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किससे फैला है, ठीक है, कि ये कोई नहीं जानता है। अगर, और हाँ, हम लोग का भी एक बैड साइकोलॉजिकल ये हो गया है कि अगर किसी को HIV हुआ है तो भाई वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ना किसी से किया हुआ, ऐसा कहीं संभव नहीं है। हो सकता है ब्लड कभी चढ़ा होगा लाइफ में, क्योंकि इसका सिम्टम्स आने में 10 साल लग जाता है, ठीक है, 6 महीने से 10 साल लग जाता है, तो कहीं ना कहीं है। तो ऐसा कहीं, हाँ, एक और चीज है कि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि फैलता नहीं है, फैलता कांटेक्ट में अगर नहीं, आई मीन सेक्सुअल कांटेक्ट अगर नहीं होगा तब तक ये नहीं फैलेगा। साथ में सोना है, खाना है, उठना है, बैठना है, जो भी जैसे रहना है रहो, कभी भी ये स्प्रेड नहीं होता है। और ये भी चीज हम लोग को पता है, क्योंकि HIV जैसे ही कोई पॉजिटिव मिलता है तो आदमी उसको ऐसा मतलब नेग्लेक्ट करता है कि बेचारा डिप्रेशन से, टेंशन से ऐसे ही खत्म हो जाता है, ये चीज है, ठीक है, वो चीज है। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई पर्सन है तो उसके साथ हम सब काम कर सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हुआ तो फिर दिक्कत है, नहीं तो साथ में रहना, खाना, घूमना फिरना, जो भी नॉर्मल रूटीन है वो कर सकते हैं, हमको कोई इशू नहीं है, कभी ये नहीं फैलता है, ठीक है। ये WHO, ये सारे NGOs वगैरह, इसका एकदम फुल प्रूफ मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि साथ में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहा है तो दिक्कत है, ये सब चीज ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए देखो, एड्स के लिए बस एक ही, एड्स एंड HIV के लिए बस एक ही चीज है कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसका कराना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए कि अगर कैसे फैलता है, नहीं फैलता है, ये चीज होता है, ठीक है। तो एड्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें नोट्स हम एक वही हाफ तक ही लिखा पाए, बाकी बात आगे का मैकेनिज्म नोट्स एनसीईआरटी करके करो, बाकी बात कॉमन सा चीज है, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमको ऐसा चाहिए होगा तो फिर बताना, तब हम लिखा देंगे और क्या क्या करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कैंसर स्टार्ट करेंगे, फिर ड्रग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तक कैंसर पढ़ा देंगे।